हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है जब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन ना करें। तो उसी क्रम को, उसी श्रृंखला को लेकर के हम आज दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। प्रतिदिन आपको 20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाएं तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनका टारगेट नेट JRF है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही PSC, स्टेट PSC और इसमें UPSC भी कवर हो रहा है। तो आप लोग पढ़िए और यदि पढ़ना नहीं है तो सुनते ही रहिए, उतने में ही आपके कई प्रश्न जो हैं इसमें क्लियर होते जाएंगे। हम शुरू करते हैं। प्रथम संस्करण का वक्तव्य हिंदी के कवियों का एक वृत्तांग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर, जो कि अब सर के नाम से जाने जाते हैं, ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी विचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। किसने लिया? नागरी विचारणी सभा ने। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने यह काम अपने हाथ में लिया। सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों से सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं, जिसमें पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने, 3 भाई थे मिश्र बंधु, ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश है, किया गया। 3 भागों में प्रकाशित हुआ यह क्या? मिश्र बंधु विनोद। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापकों दोनों का इसका अनुभव कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहीं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि के लिए किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँच सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बाँट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। देखिए, यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है, इतिहास ग्रंथ की प्रारंभिक जानकारी है और बहुत ही सारगर्भित जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। आगे हम पढ़ते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। यह जो बात है, यह वक्तव्य है, कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने यह कहा है कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए हिंदी के कुछ संक्षिप्त नोट इन्होंने तैयार किए। आगे हम देख लेते हैं।
इसके बाद है हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी ही उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया उसके थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि किसी दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी ढंग की रचना को ले वह परिणामों में प्रथम के बराबर आती है। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। देखिए उस समय की यह भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में ये लिखे हैं। तो यह तो पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और असाधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देशभाषा। ब्रैकेट में है बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। यहाँ पर 4 पुस्तकें बताई हैं। विजयपाल रासु, नंबर 2 है हमीर रासु, नंबर 3 है कीर्तिलता, नंबर 4 है कीर्ति पताका। देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये साहित्यिक पुस्तकें बताई हैं आदिकाल की, वीरगाथा काल की। ये आपको याद रखना है। विजयपाल रासु, हमीर रासु, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें हैं तो कौन सी हैं ये 8 पुस्तकें? खुमान रासु, बीसलदेव रासु, पृथ्वीराज रासु, जय चंद्रप्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमाल रासु जिसे आल्हा का मूल रूप कहा गया है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये इन्होंने देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें मानी हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासु को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के संदर्भ में अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इस
आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है पुस्तकों के नाम हैं, ये मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के संबंध में इन पुस्तकों का नाम भी उल्लेख किया है, नाम का उल्लेख किया है। नंबर 1 है भगवत गीता, नंबर 2 है वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पंतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवंत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, जिसे उपदेश माला भी कहते हैं। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट होता है। नंबर 1 कौन सी? भगवत गीता। अब इसमें क्या दिया गया है, इनकी भाषा देखिए। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। तो ये यहाँ बताया गया है, इनकी भाषा बताई गई है। अब हम देख लेते हैं, जो वेद रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्वाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश दिया है, भाव थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 से क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। पुस्तक की संबंध सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, ये इन्होंने प्रारंभ में पुस्तकों का क्रम दिया था, तो उसमें से इन्होंने जो 2, 7 और 9 तथा 10 नंबर की जैन धर्म के तत्व निरूपण पर ये पुस्तकें दी हुई हैं, तो इन्होंने इसे साहित्य की कोटि में नहीं माना है। नंबर 6 योग की पुस्तक है, नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जीवनार का वर्णन है गुजरात, दूसरे में क्या है, दूसरे में है गुजरात के रक्त पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल के संबंध में ये अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ये जो इनका क्रम दिया हुआ है, पुस्तकों का क्रम, तो इसमें पुस्तकें भी दी हुई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी तो हम शुरुआत में थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं वीडियो के लिए, लेकिन आगे हम थोड़ा और इसका थोड़ा समय लेकर के कम से कम 2 या 4 पेज का अध्ययन करेंगे, जिससे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का हम विस्तृत अध्ययन कम समय में कर सकें। और जब तक नेट के पेपर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि तब तक आप इसका पूरा एक बार रिवीजन ज़रूर करिए। तो हम फिर मिलते हैं इसी के अगले क्रम में। तब तक आप अपनी तैयारी करिए, घर पर रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।